अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज इस्लामाबाद की फिजाओं में दो अदालती कार्रवाइयों की गूंज सुनाई दी और तकरीबन दोनों ही जमातें इस बात के ऊपर खुश होती रहीं कि शायद उनके हवाले से बड़ी अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब के साइफर केस में जो जेल में इन कैमरा ट्रायल होना था, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़ाहिर इस अपील को मंजूर तो कर लिया, लेकिन जिस जज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का एक पूरा पलंदा PTI ने जमा करवाया था, उन तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन PTI की जानिब से इसको भी एक बड़ी कामयाबी और कानून की कामयाबी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्लेम किया जा रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने आज एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से सदा के खिलाफ जो अपीलें थी उनकी समाअत हुई और उसमें उनको 27 नवंबर तक का वक्त तो दे दिया गया है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आसान से आसान तर तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे और बज़ाहिर ये रास्ता साफ होता हुआ उनकी क़यादत और उनकी जमात के कामयाबी पर उनको लेकर जाएगा। और अगले इंतखाबात में लग ये रहा है और साबका जो दूसरी जमातें हैं उनकी भी इस हवाले से राय अब मुस्तहकम होती जा रही है। लेकिन ऐसे में न सिर्फ उनकी तरफ से और उनकी जमात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बारे में जो बयानात दे रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की जो शिकायत कर रही है, और इसके अलावा ये कह रही है कि अगर इंतखाबात ऐसे ही माहौल में होने हैं कि नताइज पहले से तय शुदा हो तो फिर ऐसे इंतखाबात का कोई फायदा नहीं है। इसके जवाब में नून लीग की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जा रही है। लेकिन ये जरूर वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह दूसरी जमातें भी इसमें हम आवाज होकर ये इख्तिलाफ राय उठाने लगी हैं कि मुस्लिम लीग नून को अकेले ही पूरा इख्तिदार प्लेट में रखकर नहीं देना चाहिए, बल्कि अवाम को फैसला करने देना चाहिए। और ऐसे में पीपल्स पार्टी सबसे मुस्तहकम और मजबूत आवाज बनकर सामने आ रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में पहली मरतबा में वक्त दिया है। सर, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में नून लीग की तरफ से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई जवाब नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब आज भी कह रहे हैं कि जी उनकी किसी भी बात का हम जवाब नहीं देंगे। तो ये तो दीवार से बात करना हुआ कि बिलावल साहब खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, वैसे ऐसा नहीं है, आपकी नज़र से लगता है वो बयानात नहीं गुजरे जो PMLN की तरफ से भी आए हैं और उन्होंने बहुत खुल के बहुत कुछ कहा है। लेकिन देखें, इस वक्त आप या सब लोग चेयरमैन साहब की इस बात का तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का बिल्कुल स्टांस रहा है कि मियाँ साहब को जो सज़ा दी गई उनके बेटे से तनख्वाह न लेने के केस में वो गलत था, और दीगर चीज़ें भी जो बनाई गई उनको वेलकम भी किया। उनके शानदार जलसे पे हमने उनको मुबारकबाद भी दी और पीपल्स पार्टी ही कहती रही कि वो आए और अपना ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें आके हिस्सा लें। ये जो बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, उसको भी बहुत गलत उसका अक्स कर ले लिया गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा कोई फेवर चाहिए, बहुत ज़्यादा या कोई भी फेवर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बात ये की कि सबको यकसा मौके होने चाहिए और कहीं ऐसा नज़र ना आए कि ये किसी को ज़्यादा फेवर दी जा रही है। हमारा एक सिंपल सी ये बात थी, और ये भी तारीख का एक हिस्सा है, रिकॉर्ड पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी कोई फेवर नहीं दी गई किसी भी इलेक्शन में। तमाम मुश्किलात के बावजूद, आपको याद होगा 1988 में भी पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल असेंबली में। इवन पंजाब में भी नेशनल असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी के पास थी। लेकिन 2 दिन के बाद जब प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने नहीं दी गई। ये सिलसिला आगे तक चलता रहा। हमने हमेशा अल्लाह की मेहरबानी और अवाम की सपोर्ट से हुकूमत बनाई है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत बनी है, और उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी रही हैं, तो हम वही अवाम के पास जाएंगे। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड 8 फरवरी है और पाकिस्तान की अवाम है, और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन इस दफा हम सरप्राइज रिजल्ट देंगे और सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असेंबली में
पीपुल्स पार्टी होगी। अच्छा, शाह साहब। उसकी एक वजह ये भी है जी, जी। कि इलेक्शन के लिए सिर्फ हम ही कह रहे हैं, बाकी सब खुल के कोई नहीं कह रहा। हम तो चाह रहे थे 90 डेज में हो, चले उसके बाद 120 डेज में हो जाए, चले 8 फरवरी को ही हो जाए, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट सबके सामने होगा। अच्छा शाह साहब, सर दो बातें, एक तो ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि अगर नताइज पहले से ही तय करने हैं तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होना चाहिए, खुलकर बात करें, लेकिन उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन का वो रिस्पांस नहीं आ रहा। लेकिन सर दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, वो इलेक्शन कमीशन और उसके पूरे सिस्टम के ऊपर एतमाद का भी इजहार कर रहे हैं। दूसरी पहलू इसमें ये कि सर MQM से लेके JUI फे तक ये बातें भी ये कह चुकी हैं कि जी हमें अगर इलेक्शन से माइनस करने की कोशिश की गई तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद ये स्टेटमेंट कुछ हफ्ते पहले दिया था। सर ऐसे माहौल में क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, क्या इलेक्शन प्री रिगिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं? और अगर ऐसे नताइज फिर आते भी हैं तो क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा पार्टीज की तरफ से? देखिए, इसी बात का तस्करा चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। और उनसे जब सवाल हुआ कि क्या PTI भी इलेक्शन में हिस्सा ले, उन्होंने कहा बिल्कुल उनको प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए और उनका सिंबल भी होना चाहिए ताकि कोई इफ और बट्स ना आ सके। जिसका ये भी कहा गया कि पीपुल्स पार्टी का कोई PTI के साथ इलेक्शन इत्तेहाद हो रहा है, जो नामुमकिनात में से है। हमारा कोई ऐसा अलायंस नहीं होगा। दूसरी बात ये कि MQM या JUIF तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह का एक तासुर दिया जा रहा है, हमारे रहनुमाओं ने जो बात की कि PMLN को इस तरह से तासुर जो है वो उनके लिए एक अच्छा नहीं जा रहा अवाम में, कि जिस तरह का कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या जिस तरह उनकी तरफ से आ रहे हैं कि जी हमारी पंजाब में 125 सीटें तो हमारी हो जाएंगी, जो एक आ रहा है इस तरफ। जी इस तरफ की बात है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि यही अलायंस आके सिंध में वो कर रहे हैं। यहाँ पे PMLN, MQM, JUIF, GDA और बहुत सारी पार्टीज आपस में मिल रही हैं। लेकिन यहाँ हम खाइफ नहीं है, हम कहते हैं कि बिल्कुल मिलना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज काबिल एहतराम है, अच्छी शख्सियात उसमें शामिल है। हम तो फेस करेंगे इलेक्शन में। सिंध में आप देख लें, इस इत्तेहाद के बावजूद बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले पीपुल्स पार्टी से जीते हैं 18 में, उन्होंने पीपुल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। जो थोड़े मार्जिन से भी हारे थे वो भी पीपुल्स पार्टी में आ गए हैं। सर आपकी जमात में तो MQM से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। सर आज बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, बुजुर्ग सियासतदानों का वो हवाला दे रहे हैं, बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि नया खून शामिल होना चाहिए सियासत में, लेकिन उन पर तनकीद भी ये हो रही है कि जरदारी साहब भी तो उनके साथ मौजूद हैं, वो उसको मलूज़े खातिर नहीं रख रहे। फिर मौलाना साहब ने सर बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो वो बयानात दे रहे हैं वो इमेच्योरिटी में आते हैं, मतलब उनकी गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये था। सर क्या वजह है कि हम जो नया खून है उसको आने भी नहीं देना चाहते? और अगर वो चाहते, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब पार्लियामेंट फ्लोर पर ये शिकायत कर चुके हैं कि मैं जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब की जो तर्ज सियासत है उससे इख्तिलाफ रखता हूं, लेकिन वो तब्दीली नहीं ला पा रहे। देखें, वो 7 अगस्त को चेयरमैन साहब ने तकरीर की थी, आपको याद होगा, 2023 में, जिसमें उन्होंने कहा, और लेकिन वो हमेशा बात यही करते हैं कि अब हमें नए तर्ज सियासत की तरफ जाना चाहिए। हमें वो पोलराइजेशन की सियासत, वो लेग पुलिंग, वो एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो गालम गलोच, वो केसेस, वो एक दूसरे से बदतमीजी वाली सियासत नहीं करनी। अब हमने मुस्बत सियासत की तरफ जाना है, जिसकी उन्होंने बात की। और वो जाहिर है इस वक्त की जरूरत है कि हम जब एक दूसरे की टांगे ना खींचे, जिस तरह धरना सियासत शुरू हो गई थी या और चीजों को रखना डालने की कोशिश कर दी गई थी, ऐसा नहीं हो। इलेक्शन हो जाए, हर कोई अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ेगा, इलेक्शंस के बयानात आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो माहौल हो वो बेहतरी की तरफ हो। अगर कोई ऑपोजिशन भी हो तो हेल्दी ऑपोजिशन हो, जो ये कहे कि ये जो आपका मंशूर है आप उस पर अमल नहीं कर रहे, ये ना कहे कि वो कोई साजिशें करे, डीस्टेबलाइज करे, ताकि मुल्क जो है तरक्की जो है वो पहिया रुक जाए। दूसरी बात जो आपने की, मौलाना साहब की आपने जिक्र किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम है। उनका बयान वो चचा और भतीजा खुद जाने, वो आपस में एक दूसरे को जवाब देंगे। और आपने फिर कहा कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी उसी एज के, जो उन्होंने 70 ईयर की बात की चेयरमैन साहब ने, तो
आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त अभी 68 साल के हैं, अभी उनके कुछ साल बिल्कुल जो सही, है वो बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के जो है रहते हैं। लेकिन ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये सब काबिल एहतराम है। इनकी मुशावरत से ही सबसे बड़े आगे बुजुर्ग हैं गवर्नमेंट जो बनेगी सर, उनको सबसे चलना बड़े जो चाहिए। बुजुर्ग हैं वो तो जेल में चले, लेकिन उस पर हम नहीं जाते। अच्छा, अब आप सर एमक्यूएम के लोगों को बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ये सवाल क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया है। सर एमक्यूएम के लोग आपकी जमात में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एमक्यूएम इख्तिदार में जाने वाली पार्टी से हाथ मिला रही है और उनकी पार्टी के लोग आके आपसे हाथ मिला रहे हैं, तो ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी प्लान क्या कर रही है सिंध में? देखिए, यहाँ पे जो आपने देखा होगा, कई लोग आके कहते हैं कि जी 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़े मैंने सुकरात बुकरात आके सुने हैं ना, टीवी मीडिया पे आके कहते हैं। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि 2008 में तो बीबी शहीद हुई थी, जज्बात का वोट था और पीपल्स पार्टी को बहुत सारी सीटें यहाँ पे मिली। 2013 में क्या हुआ कि मुश्किलात के बावजूद 2008 से ज्यादा सीटें मिली, और 2018 में क्या हुआ था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे लोग जेलों में थे, वहां से जीत के आए, 10-12 को नाअहल करार दे दिया गया, लोगों के ऊपर बहुत सारे एक्शन थे, हमने 2013 से ज्यादा सीटें ली। फिर अब तो हम स्वीप कर रहे हैं। ये वो खिदमत है जो पीपल्स पार्टी ने की, जो किसी को नजर पता नहीं क्यों नहीं आती, वो चश्मा उतार दें। तो अब कराची में ये समझ में नहीं आ रहा ना, लोग परेशान है कि कैसे करेंगे स्वीप आप, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। अच्छा सुन ले, जी मैं आपको पहले इनका क्लियर कर दूं ना एमक्यूएम का। देखिए, शहरों में इस दफा हमने स्वीप किया है और कराची के लोगों ने चेयरमैन बिलावल साहब का जो विजन है तरक्की का, बेहतरी का, भलाई का, अमन का, उसको साथ दिया है। और हमने यहाँ से मेयर हमारा हुआ है कराची में और इसी तरह हैदराबाद में भी। आप पूछ रही है क्या है? देखे, सिर्फ सिंध में जो दिल का इलाज है मुफ्त होता है पूरे सिंध में, जिगर का इलाज मुफ्त होता है, गुर्दों का इलाज, किडनी का मुफ्त होता है, कैंसर का इलाज मुफ्त होता है, बच्चों का इलाज मुफ्त होता है। कि कहीं दूसरे सूबों में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे जब ये बरसातें हुई हैं, ये इतनी तबाही हुई है, पूरे मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में हुई है। सिंध में 20 लाख घर गिरे, केपी में भी कुछ गिरे, बलूचिस्तान में गिरे, पंजाब में गिरे। ये सिंध हुकूमत ही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत चेयरमैन बिलावल साहब के कहने पे ही घर बना रही है। 20 लाख घर हमने बनाने शुरू किए हैं, दूसरे सूबों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये वो बात है जो दूसरे सूबे वाले भी कह रहे हैं, और ये खिदमत की है हमने। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देखिए, अगर ना हो तो लोग हमें वोट क्यों दें? यही वजह है जो एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी में आए, इसी तरह दूसरी पार्टीज के भी आ रहे हैं। और हम समझते हैं यहाँ पे हम स्वीप करेंगे और जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, बलूचिस्तान, केपी में भी अपना हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह अगला वजीर आजम चेयरमैन बिलावल साहब ही होंगे। सर शाह साहब, लेकिन बड़े अदब के साथ ये मुमकिन कैसे होगा? यकीनन एक्सपेक्टेशन है सर, लेकिन अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं तो मैं ये पूछूंगी कि पंजाब में कैसे पीपल्स पार्टी कामयाब होगी? मतलब ये समझ से बालातर है, क्योंकि देखिए जनूबी पंजाब में जरदारी साहब ने बड़ा कोशिश की, लेकिन लोग अब उनकी तरफ उस तरह नहीं राग़िब हो सके। बलूचिस्तान ने सब कुछ प्लान किया, वो सारा जो मलबा है, वो सारा जो अफराद है, वो तमाम के तमाम अब नून लीग से हाथ मिला रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन कर सकेंगे? इसमें कोई एक हिंट तो देना कि हमें समझ आए। जी, पहले बलूचिस्तान पे आ जाए ना। बलूचिस्तान में पहले एक भी एमपी एमएनए हमारा नहीं था। अभी हालिया 4 माह पहले इंतखाबात हुए, 11 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमने स्वीप किए हैं बल्दियात पे। वहां पे पहले वजीर आला रहे हैं नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब, वो पीपल्स पार्टी में है। जनरल रिटायर्ड जो थे बलोच साहब, इसी तरह बहुत सारे और इलेक्टेबल्स जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। वो पता नहीं क्यों कोई हाईलाइट नहीं करता। कुछ लोग जरूर पीएमएलएन में आए हैं और भी वहां जाएंगे, हमारे पास भी आएंगे। जनूबी पंजाब में पहले भी हमने सीटें ली हैं, बहुत सारी सीटें आरटीएस के जरिए हमारी रिजल्ट चेंज कर दिए गए, 200 से 400 से 2000 से। इस दफा तो बहुत सारे लोग आए हैं। आप बात कर रही हैं जो आईपीपी में लोग गए हैं। देखिए, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं ये समझता हूं कि आईपीपी में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन वो वोट बटेगा पीटीआई का और उनका, उसका फायदा भी जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को होगा और इसी तरह सेंट्रल में जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पे जाएगा। और एक और बात आप जहन में जरूर रखें जी कि पीटीआई में जो लोग गए थे उनमें बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के वर्कर और सपोर्टर की थी। इस वक्त जो पीटीआई के हालात हैं वो वापस आ रहे हैं
اور وہ سینٹرل پنجاب میں دیگر جگہوں پہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. تو آپ کو سرپرائزنگ رزلٹ آئیں گے, اور ہم اسی لیے پر امید. اور ایک اور بات آپ دیکھ لینا, الیکشن کے لیے کہہ کون رہا ہے, سوائے صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں, کوئی اور نہیں کہہ رہا, کوئی اور نہیں کہہ رہا. چلے سر, یہ سرپرائز اگر ہوتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا نون لیگ کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. لیکن اسی نوٹ کے ساتھ بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, بہت ہی دلچسپ انداز میں جس طرح انہوں نے سیاسی پہلوؤں کو اجاگر, پیپلز پارٹی کی کیا ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے. پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد نون لیگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے نواز شریف صاحب ملے ہیں, کیا ان کی سیاسی ناراضگیوں کا ازالہ کر سکے ہیں آج یا پھر نہیں, یہ جانیں گے نون لیگ سے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے لیے آج بظاہر ایک بہتر دن تھا, کیونکہ جو 2 ریفرنسز تھے اس کے حوالے سے ان کو نہ صرف ٹائم مل گیا ہے بلکہ آثار بھی یہ نظر آ رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف کی کوئی گنجائش پیدا ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف سائفر کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ اس بات پر کامیابی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ شاید سائفر میں جو جیل میں ان کیمرہ ٹرائل کی بات کی گئی تھی اس کے اوپر جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک شارٹ آرڈر آیا ہے, انٹرا کول اپیل بھی منظور کی گئی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعی آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کیس آسان ثابت ہوتا ہے یا پھر بظاہر جس چیز پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہی کیس پی ٹی آئی چیئرمین کو ڈبو دے گا. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ زیادہ میچورٹی کی طرف جا رہی ہے. ایک طرف ایک ایک کر کے کیسز کمزور یا ختم ہو رہے ہیں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے قائد وطن واپس آنے کے بعد اپنے ماضی کے مراسم استوار کر رہے ہیں, جہاں ایک طرف بڑا کلیئر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جواباً اسی قسم کی زبان استعمال نہیں کی جائے گی یا سختی نہیں کی جائے گی جو کہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں. وہیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج ملاقات کر کے بھی میاں صاحب نے ان کی سابقہ اور ماضی کی ناراضگیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. کس حد تک یہ دونوں اہم ترین ڈیولپمنٹس اور اس کے اوپر نون لیگ کا سٹانس کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہیں, پولیٹیکلی خاص ایکٹیو بھی ہیں, ان اہم ترین ملاقاتوں کا حصہ بھی رہے. بلال صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. سر یہ فرمائے گا کہ کیسز پہ تو میں بعد میں آتی ہوں, لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, ریزرویشنز ان کی تھیں پچھلے کچھ ہفتوں میں, انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے بعد لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کی تھی. آج کی اس ملاقات میں سر اس پہ کوئی بات ہو سکی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کل ہماری پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کافی ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی بھی, اور ہماری پارٹی کے معاملات میں بھی الیکشنز کی تیاریاں ہماری جاری ہیں. جی 20 نومبر ہمارا آخری دن تھا ٹکٹس کی درخواستیں اپلائی کرنے کے لیے. وہ اب درخواستیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. آگے ہمارا اسی طرح انٹرویوز کا بھی سلسلہ ہوگا کہ جو بھی کینڈیڈیٹ اپلائی کرتے ہیں انٹرویو کے لیے وہ پارلیمنٹری بورڈ ہیڈڈ بائی نواز شریف صاحب اس کے سامنے پیش ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے جلسوں کا سلسلہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ مصروف ہیں دیگر ملاقاتوں میں. ان کی لاہور چیمبر آف کامرس سے بات ہوئی, وہاں پہ بالخصوص معیشت کی بات ہوئی. اسی طرح کچھ ڈپلومیٹس نے بھی کال آن کیا ہے ہمارے پارٹی قائد پہ. تو دیکھیے یہ سلسلے جاری ہیں, ہماری الیکشنز کی تیاریاں جاری ہیں. اور آج جیسے کہ آپ نے کہا نواز شریف صاحب ہائی کورٹ پیش ہوئے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر انشاءاللہ نواز شریف صاحب ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیسز میں سرخرو ہوں گے. اور یہ میرٹ والی بات نواز شریف صاحب کے وکلاء نے خود کورٹ میں کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کیسز کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پہ ہو اور عوام کے سامنے بالکل یہ بات واضح ہو کہ کیا تماشا اور کیا ڈرامہ رچایا گیا تھا 2017 کے بعد, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ایک جعلی کیس میں سزا دی گئی, ان کو نااہل کیا گیا, ان کو جیل بھیجا گیا. تو اس کی حقیقت عوام کے سامنے آنی چاہیے. آج جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچستان کا بھی دورہ ہوا, وہاں پہ بھی بلوچستان کی پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملے. ایم کیو ایم سے ہمارا ریسنٹلی الحاق ہوا ہے. تو الیکشنز کے دنوں میں اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو ان کے گھر مولانا صاحب کے گھر پہ ان سے ملاقات ہوئی. دیگر سیاسی امور پہ آئندہ انتخابات میں بات ہوئی. ماضی میں جو ایک آپس میں پارٹنرشپ رہی ہے جماعتوں کی, جس کے نتیجے میں ایک کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس
हुआ कामयाब, और उसके बाद एक 16 माह की जो हुकूमत चली जिसमें एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ उस इत्तेहाद ने मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश थे उनको टैकल किया। इन सारे मौज़ूआत पे उस मुलाकात बिलाल साहब, माजरत आपकी बात मैं काट रही हूँ, लेकिन जिस तरह आज मुलाकात हुई है तो उसमें कुछ रिजर्वेशंस भी तो रखी होंगी ना मौलाना साहब ने, कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग से, क्योंकि उन रिजर्वेशंस के ऊपर वो बात करते रहे हैं कुछ जगहों के ऊपर जिसमें नून लीग पर उन्होंने कुछ तनकीद भी की। तो मैं उस हवाले से जानना चाह रही हूँ कि क्या उसके ऊपर भी उनकी रिजर्वेशंस को दूर करने पे बात हुई? क्योंकि देखिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पीपल्स पार्टी है जो कि बार बार ये क्लेम कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो अगर यही बात पॉलिटिकल पार्टीज करती रही तो इलेक्शन तो होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगे। तो क्या इसके ऊपर मुतमईन करने की कोशिश की गई है मौलाना साहब ये JUIF की ओवरऑल जमात को? जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मुलाकात में तो जी जो मौजूदा और माजी की सियासी सूरत हाल रही है और जो आइंदा इंतखाबात हैं उसके ऊपर एक जनरल गुफ्तगू हुई है जी। जहाँ तक आपने बात की इन एतराज़ात की जो पीपल्स पार्टी मिसाल के तौर पे कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर या दीगर चीज़ें, मेरा ख्याल है अब इस बात को ना ही ज़्यादा अहमियत दी जाए तो बेहतर है, चूँकि ये तो अब ये 5-6 हफ्तों से एज ए मीडिया स्ट्रेटजी बाकायदा रोज़ाना की बातें कर रहे हैं। इन बातों में कोई वजन नहीं है, मगर बदकिस्मती से लगता है कि पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी अबैंडन करके उनके कुछ लोगों ने ये अब PMLN को और हमारे पार्टी कायद को टारगेट करने की एक पॉलिसी अपना ली है कि उनके जब पीपल्स पार्टी के लोग टॉक शोज पे भी आते हैं, हमारे साथ भी बैठते हैं, तो वो अपनी जमात की बात कम और PMLN और नवाज शरीफ साहब की बात ज़्यादा करते हैं। मैंने तो एक शो में बल्कि रिसेंटली एक पीपल्स पार्टी के साथी को ये भी कहा कि जितनी दफ़ा आप नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं, काश जितनी दफ़ा आप बिलावल साहब या जरदारी साहब का नाम लेते तो हमें पता चलता कि पीपल्स पार्टी का आगे मंशूर क्या है। और यही हरकतें जो थीं, ये जो तरीक़ाकार है कि तनकीद करना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना, यही PTI काम कर रही थी। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस मेच्योरिटी के साथ हम सब साथ चलें, इलेक्शंस के वक्त भी एक कंस्ट्रक्टिव माहौल होगा। यकीनन एक कंपटीशन है, इलेक्शन का वक्त है, हर किसी ने अपना मुकदमा आवाम के सामने पेश करके वोट मांगना है, मगर उसका तरीकेकार वो होना चाहिए जो नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर की तकरीर में था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज है कि आप आवाम के मसाइल की बात करें और अपने सोल्यूशन पेश करें। ठीक है सर, एक लेकिन इसमें ज़िमनी सवाल ना कि कुछ लोगों की ये भी राय है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो लफ्जी जंग है, जो बजाय सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएट हो रही है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगी और लोगों की ये राय है कि ये वापस उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जो कि दोस्ती की थी। ये एक लफ्जी जंग खाली इंतखाबी माहौल को गर्म रखने के लिए है और PTI को इस माहौल से माइनस करने के लिए है। क्या ये दुरुस्त है? जी देखिए, लफ्जी जंग तो है नहीं, एक वन साइडेड एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में उसे कहूंगा है क्योंकि शायद पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है और उनको नजर आ रहा है कि आवाम के जोर के ऊपर आइंदा नवाज शरीफ साहब उनको चौथी दफा और हमें भी वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनको बनती हुई नजर आ रही है। तो शायद वो इस वजह से समझ रहे हैं कि हमें निशाना बना के अपने तनकीदी वारों का वो कोई ट्रैक्शन गेन कर सकेंगे, कोई इलेक्शन से महीने 2 महीने पहले अपनी ही पिछली बातों की नफी करके ये एक अग्रेसिव और काउंटर जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी अपना के कोई ये कुछ हासिल कर सकेंगे। तो ये इनकी खाम ख्याली है, इसमें सिर्फ ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे, इसमें सिर्फ अपनी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी उनने जो अबैंडन की थी, अबैंडन की है, उसका नुकसान उठाएंगे। और तो देखिए, क्योंकि बात ये होनी चाहिए जो पहले थी कि 16 माह की हुकूमत में जिस तरीके का एटीट्यूड था वही बेहतर था कि आप अपनी डिसीजंस को ओन करें और उसके बाद देखिए, इररिस्पेक्टिव मुल्क के मसाइल इतने गंभीर हैं कि 8 फरवरी के बाद इररिस्पेक्टिव कि कौन सी जमात नेशनल असेंबली की आयल की राइट साइड पे एंड अप करती है या लेफ्ट साइड पे, हमें उन इश्यूज पे फोकस रखना चाहिए और इस ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जहां पे रोजाना ये माहौल बना हो जिस तरह आज भी आपके शो में बन गया है कि रोजाना बिलावल साहब ने कोई बयान दिया होता है, कमेंट लिया जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही होती है बजाय इसके कि उनका मंशूर क्या है, उनके इश्यूज क्या है, आवाम के इश्यूज क्या है। ये है ना कि मंशूर में तो काम ही नहीं कर सके। बिलाल साहब सर, मुझे एक क्वेश्चन की इजाजत है क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखिए पार्टीज तो मंशूर के ऊपर काम ही नहीं कर रही। पार्टीज कह रही है
लीजिए अभी तो बहुत टाइम है, सिवाय IPP के अगर देखा जाए तो टेक्निकली किसी ने भी अपना मंशूर अभी तक लॉन्च नहीं किया है। लेकिन सर एक आखिरी सवाल वो ये कि जिस तरीके से बात हो रही है, नून लीग बारहा ये जिक्र कर रही है कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड के उसमें गेम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस मर्तबा अगर नून लीग 2/3 मेजोरिटी की तरफ जाए भी तो शायद इदारे उसको वो 2/3 मेजोरिटी लेने नहीं देंगे। सर क्या नून लीग के अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि इस मर्तबा हमें कमजोर हुकूमत मिलेगी? नहीं, देखिए दो बातें जी, वेरी क्विकली। एक तो मंशूर, हमारी एक मंशूर कमेटी नोटिफाई हुई भी है जी, उसकी दीगर टॉपिक वाइज सब कमिटीज बन गई हैं, बहुत जोरों शोर से काम जारी है, बड़े तफसील से काम जारी है, पेंस टेकिंग बड़े और स्टेक होल्डर से हर सब कमेटी रेलेवेंट स्टेक होल्डर से इनपुट लेके इश्यूज को समझ के एक संजीदा मंशूर बना रही है। बहुत सीरियस तरीके से ये एक्सरसाइज हो रही है और नवाज शरीफ साहब ने ही वो जो कमेटी थी उसकी अप्रूवल दी, उन्होंने फैसला किया जिसके नतीजे में वो काम जारी है। तो आप देखेंगे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और एक रेलेवेंट मैनिफेस्टो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से कबल लॉन्च करेगी। दूसरी जो आपने बात की, देखिए नवाज शरीफ साहब हमेशा अवाम के जोर पे वजीर आजम बने 3 दफा। हम इस दफा भी हम सीट बाय सीट हम अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करेंगे, हम सीट बाय सीट अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे और हम मैक्सिमम सीट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं कि अवाम हमारे साथ है। हम ग्राउंड के ऊपर ये हकीकत देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोग जानते हैं कि 2013 में जिस तरह जब दहशत गर्दी थी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त उससे पहले भी दहशत गर्दी थी, मुल्क डिफॉल्ट के ध्यान पे था, 18-20 घंटे लोड शेडिंग थी। उन हालात में भी अवाम ने ट्रस्ट किया नवाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब ने आके मसाइल हल किए। इसी तरह इस दफा भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोग उम्मीद रख रहे हैं, हमें ये उम्मीद ग्राउंड पे नजर आ रही है। मैं खुद हल्के की सियासत करता हूं जी, जेलम से मेरा ताल्लुक है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि लोगों में ये उम्मीद है कि जी इस दफा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई तो वाकई हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। तो हम इसी वजह से हम प्लान कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लेंगे। अल्लाह का फजलो करम से शायद हम 2/3 भी ले जाएंगे, मगर देखिए हम तो बतौर जमात हमारा काम है कि हम अपना मुकदमा पेश करें और मैक्सिमम सीट्स अटेन करने की कोशिश करें ताकि जो एक अनफिनिश्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा था नवाज शरीफ साहब का, जो 2017 में बेदर्दी से काटा गया, उसको हम रिज्यूम कर सकें और इस मुल्क के जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल बिलखुसूस बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा, इन चीजों को एड्रेस कर सके और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सके अपनी मईशत के लिए जो हमारे मुल्क की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है नून लीग की उसको बड़ी हद तक वाज़ेह किया, बल्कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नून लीग इलेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ेगी इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशी का इजहार तो कर रही है। जो इंट्रा कोर्ट अपील थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद की साइफर केस के हवाले से कि जेल में इन कैमरा ट्रायल नहीं होना चाहिए, न सिर्फ उस अपील को मंजूर कर लिया गया है बल्कि अब देखना यह है कि वो केस किस तरह का रुख इख्तियार करता है। लेकिन ये भी अभी वाज़ेह नहीं है कि आया ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या बज़ाहिर बुरी खबर है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक अहम दिन जरूर था जिसको उन्होंने कानून की फतह भी करार दिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिस अपील को मंजूर कर लिया गया जेल ट्रायल के खिलाफ। लेकिन टेक्निकली कुछ माहिरीन की राय है कि इस खबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश होने के बजाय सोचना चाहिए कि आया PTI चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्योंकि इस हवाले से बड़े सीरियस रिजर्वेशन मौजूद है। इसी के ऊपर हम सेगमेंट में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए सीनियर वकील और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, सर अगर मैं स्ट्रेट क्वेश्चन की तरफ आऊं तो PTI इस खबर के ऊपर खुश हो रही है कि ये अच्छा फैसला है, खुशाइन फैसला है। सर टेक्निकली आपको क्या लगता है कि इसमें जो जज के ऊपर एतराजात थे उसको तो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, लेकिन जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर कि किस किस्म की खबर है, आया अप्रिशिएबल है या फिर नहीं? देखिए, जहां तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये बिल्कुल अप्रिशिएबल है। इसमें जो कहते हैं ना सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, उसके जो पैमाने हैं उनको मद्देनजर रखा गया है कि जी जो ट्रायल है, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 352 है, वो ओपन ट्रायल की बात करता है। ओपन ट्रायल के लिए उन्होंने कहा है कि जी ओपन ट्रायल वो होगा जो अदालत में होगा, लेकिन अदालत एक कुछ मखसूस हालात में जेल में भी ट्राई कर सकती है किसी मुल्ज़म का। लेकिन इस केस में ये हुआ कि जो वो तरीकाकार है जिसमें जेल ट्रायल करना होता है
اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور یہ کام منسٹری آف لاء کی طرف سے نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ گیا، پھر اس کو کور کرنے کے لیے کیبنٹ کے پاس چلے گئے اور پھر وہاں سے ایک وہ کرا لیا اور اس کو ریٹروسپیکٹو بیک ڈیٹ سے افیکٹ دینے کی کوشش کی، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو اوپن ٹرائل جو لفظ استعمال ہوا ہے قانون میں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں، وہ اوپن ٹرائل ہے۔ اوپن ٹرائل ہوتا ہے عدالت میں، اب عدالت میں ٹرائل ہونا تھا اس کا، لیکن جیل میں، اور جیل میں ٹرائل کی جو وجوہات دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی لائف کو تھریٹ ہے اور ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جیل ٹرائل۔ بہرحال عدالت نے ابھی ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا کہ ان کی سیکیورٹی کی حد تک کیا آبزرویشن دی ہے، لیکن انہوں نے اس پروسیس کو، اس پروسیجر کو کہا ہے کہ یہ ٹوٹلی irregular ہے، وائڈ ہے، اور اس تمام پروسیڈنگز کو جس میں فریمنگ آف چارج سے لے کے ریکارڈنگ آف ایویڈنس ابھی تک گواہان کے بیانات ہو چکے ہیں، اس تمام کو ختم کر دیا اور ہم بیک ٹو اگست میں چلے گئے۔ 4 مہینے کی جو یہ پروسیڈنگز تھی ان کو انہوں نے irregular قرار دے دیا ہے۔ تو عامر صاحب سر آپ کے خیال میں، جی میں سر اس میں ایک ضمنی سوال کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی، کیونکہ یہ تھوڑا سا ابھی آپ کو خود بھی لگ رہا ہے کہ انکلیئر ہے، پی ٹی آئی کو سر اس پہ پھر کیا سٹانس لینا چاہیے؟ فردر جو ہاف بات مانی ہے ان کی، آدھی بات مانی گئی ہے، اسی پہ دوبارہ پرسیو کریں یا ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے سر پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے اس میں بالکل کلیئر ہوں، کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ جیل میں ہو رہا ہے، یہ چیز اس پہ پی ٹی آئی کو یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اب جیل ٹرائل ہوگا لیکن اوپن ہوگا، ٹھیک ہے اس میں باقی لوگ بھی جائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، جو جج ہے وہ لکھ کے بھیجتا ہے پہلے منسٹری کو، پھر وہاں سے کیبنٹ ڈویژن کو، اور جج اپنے تائیں سے نہیں لکھ سکتا۔ قانون میں ڈیفائن ہے کہ جیل ٹرائل کس کا ہوگا۔ قانون کہتا ہے کوئی ایسا کرمنل ہو جو ہارڈنڈ ہو، ڈیسپریٹ ہو، ڈینجرس ہو، اس کی حد تک جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، جیسے کہ ابھی بھی حالیہ انہوں نے کچھ ٹی ڈی پی کے یا دوسرے ایسے افراد پکڑے جن کو ہم جیل سے باہر نہیں لا سکتے، جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرا گروپ اس کو قتل کر دے گا یا وہ اس میں گواہان کو مار دیا جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات ٹرائل کورٹ نے نہیں لکھی کہ جی اس میں کوئی ایسا کرمنل انوالو ہے، بلکہ اس میں تو ایک معزز اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر، حالیہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ انوالو ہیں۔ تو اس میں اب جو پوزیشن سامنے آ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس میں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اگر یہ دوبارہ سے جیل میں ہی کام شروع ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وہ چیلنج کریں گے، اور وہ اس گراؤنڈ پہ چیلنج کریں گے کہ جیل ٹرائل جج کی مرضی سے نہیں ہوتا، کچھ کنڈیشنز اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر اوپن ٹرائل ہوتا ہے تو پولیٹیکلی ان کا جو سٹانس ہے اس میں ان کو جیت ہوگی کہ جی اگر عمران خان صاحب پبلک میں آئیں گے تو وہ obviously الیکشن کا ٹائم ہے، الیکشن کا پیریڈ ہے، تو اس سے ان کا ایک جو وہ الیکشن کی ایک جو چل رہا ہے ٹیمپو وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس میں بیسیکلی عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی اس میں مجھے جیت نظر آ رہی ہے، ایسی کہ بعض حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ غالباً الیکشن سے پہلے ہر حال میں سائفر میں کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی، لیکن اب چونکہ یہ دوبارہ سے سارا پروسیس شروع ہوگا تو اس پروسیس میں یہ بالکل کوئی ایسا چانسز نظر نہیں آ رہے کہ یہ 1 آدھ ماہ میں یا 1.5 ماہ میں یہ کیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اب اس کو ٹائم کافی لگے گا۔ تو اس حد تک ان کو اس میں فائدہ ہی ہے، اس میں ان کو ایک طرح کی جیت ہی ہے، خوشی منانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً سلو اینڈ اسٹڈی کی اپنائی گئی ہے اور کورٹ نے بھی کچھ منصفانہ فیصلہ ضرور کیا ہے کہ انہوں نے نہ تو ایک طرف شکایت کا موقع دیا ہے اور نہ ہی دوسری طرف کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ مکمل طور پر کیا ہے، لیکن فیصلہ جو بھی ہو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو موقع ضرور مل گیا ہے اس الیکشن میں، نہ صحیح لیکن یقیناً ان کے پاس یہ موقع ضرور ہے کہ وہ اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے کسی طرح اپنے چیئرمین کو جیل کی سلاخوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ایک کے بعد ایک کیسز جو ان کے خلاف بن رہے ہیں کس حد تک وہ کیسز ان کو اپنے شکنجے میں لے پاتے ہیں، لیکن یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اگلے آنے والے کچھ ماہ میں جیل سے باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔